चलो नीट का प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है। दिया हुआ है कि ए फोर्स F इक्वल टू 20 + 10 बाई एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल इन बाई डायरेक्शन वेयर F इज इन न्यूटन एंड बाई इज इन मीटर, ठीक है। नहीं भी देता है जी तो हम लोग ऐसा यूनिट में ही इसको लेते हैं, ठीक है। बोल रहा है क्या कि वर्क डन बाई दिस फोर्स टू मूव पार्टिकल फ्रॉम बाई इक्वल टू 0 टू बाई इक्वल टू 1 मीटर। तो वर्क आपको निकालना है, तो यहाँ पर फोर्स क्या है, वेरिएबल है। जब भी वेरिएबल रहेगा फोर्स तो वर्क कैसे निकलेगा, इंटीग्रेट कर करके। इसमें तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है, तो देखा हुआ ही रहता है। तो होगा इंटीग्रेशन F डी बाई, तो 20 + 10 बाई, यहाँ डी बाई करेंगे। अगर x रहता तो dx करते, z रहता तो dz करते, r रहता तो dr करते। ये सब कुछ बताया जाता है, ठीक है। 0 से 1 F डी बाई, चूंकि वेरिएबल है तो इंटीग्रेट करेंगे तो F × डी बाई 0 से 1 तक, ठीक है। तो इसको करिए तो कितना हो गया देखो, तो 20 बाई हो जाएगा यहाँ से, प्लस इस ये 20 बाई हो गया, इसको करोगे तो 10 और इसका हो जाएगा πa²/2। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक। तो ये वाला हो गया 5, तो इसको पुट करेगा तो हो जाएगा 20 प्लस इसको पुट करेगा तो हो जाएगा 5, दिस इसको पुट करिएगा तो हो जाएगा 0, तो आ गया 25। चूँकि सब ऐसा यूनिट में है तो भी ऐसा यूनिट में होगा, इसका मतलब ये जूल में होगा, ठीक है। तो 25 जूल है, तो ये, ठीक है। तो ये कॉमन मेथड है, ऐसे कोई भी बनाएगा, ठीक है। अब हम इसका एक बड़ा ज़बरदस्त मेथड हम आपको बताने जा रहे हैं। ज़बरदस्त क्यों बोले ना, क्योंकि उसका एक जगह पर नहीं, उसका पर 50 जगह पर यूज हो सकता है, ठीक है। तो जो हम बताने जा रहे हैं वो हम नहीं बोल रहे, वो मैथ का एक प्रॉपर्टी है। मैथ का प्रॉपर्टी क्या होता है कि आप फोर्स को देखिए, तो F का वैल्यू कितना है, 20 प्लस ये मेथड 2 है, ठीक है। ये मैथ के थ्रू हम बात कर रहे हैं, तो 20 + 10 बाई है। कभी भी कोई चीज़ जब लीनियरली वेरी करे, कभी भी कोई चीज़ क्या करे, लीनियरली वेरी करे और उसको इंटीग्रेट करना हो, जैसे कि ये बाई में लीनियर है, अब बाई के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना हो, तब अगर इसको इसका वैल्यू कहेगा ना कैलकुलेट करने के लिए, तो आप डायरेक्ट जो है उसका एवरेज वैल्यू मान ले सकते हैं और सोल्व कर सकते हैं। मतलब कहना हम क्या चाह रहे हैं कि चूंकि F लीनियरली वेरी कर रहा है, ठीक है, बाई पर पावर देखो 1 है, तो F लीनियरली वेरी कर रहा है और इसको इंटीग्रेट करके कोई चीज़ करना रहेगा हमको, तो हम लोग क्या करेंगे ना कि F को वेरिएबल नहीं मानेंगे, थ्रू आउट एक कांस्टेंट मान लेंगे, और वो कांस्टेंट जो होगा ना इसका एवरेज वैल्यू होगा। कहाँ से कहाँ तक, जहाँ से जहाँ तक इंटीग्रेट करना होगा, तो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, 0 से 1 तक, तो यहाँ 0 पुट करिएगा तो हो जाएगा 20, यहाँ 1 पुट करिएगा तो हो जाएगा 30/2। तो ये कितना हो गया देखो, तो 25। तो इसका मतलब ऐसा माना जाएगा कि इतना फोर्स कॉन्स्टेंटली लग रहा है थ्रू आउट। तो इतना फोर्स कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट लग रहा है, तो वर्क अगर कांस्टेंट फोर्स लगता तो वर्क क्या होता, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तब फोर्स हो गया इतना, डिस्प्लेसमेंट हो गया इतना, कितना हो गया 25 जूल। अब आपको लग रहा होगा कि इस दोनों में क्या अंतर है, बहुत अंतर है। मतलब ये भी कुछ है ना, ये तो सिंपली आप जानते हैं, बच्चा भी जानता है। हम ये बताना चाह रहे हैं ना कि इसका बेनिफिट क्या है कि बिना पेन उठाए भी बना सकता है। कैसे, जैसे कि हमको दीजिएगा, हम देखेंगे क्या कि फोर्स है, वर्क निकालना, इंटीग्रेट करना लीनियरली, तो वर्क कैसे निकलेगा, तो एवरेज वैल्यू देखेंगे, तो यहाँ पर से देखेंगे 0, तो ये हो जाएगा 20, 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 30, 20 30 के एवरेज हो गया 25, तो वर्क कितना हो जाएगा, तो 25 × डिस्प्लेसमेंट 1, तो इतना। तो इसमें क्या होगा, पेन चलाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और भी इसका बहुत जगह यूज होता है, एवरेज वगैरह निकालने में तो इसका बहुत ज़बरदस्त यूज होता है, ठीक है। तो एज ए मैथ है इसलिए हम ये बताएं। चलो आगे देखते हैं। दिया हुआ है कि ए मास M इज अटैच्ड टू ए थिन वायर एंड व्हीर्ल्ड इन ए वर्टिकल सर्किल, द वायर इज मोस्ट लाइकली टू ब्रेक व्हेन। तो ये तो बच्चा को याद ही रहता है, क्लास में ही रिजल्ट बता दिया जाता है कि वायर के सबसे ज़्यादा टूटने का खतरा कहाँ होगा, जहाँ पर टेंशन सबसे ज़्यादा होगा, और सबसे ज़्यादा टेंशन कहाँ पर होता है, तो लोएस्ट पॉइंट पर होता है। तो कह रहा है 60 डिग्री पर वर्टिकल से, हाईएस्ट पॉइंट पर है, हॉरिजेंटल है, लोएस्ट पॉइंट पर है। तो इसमें तो डायरेक्ट ही आप बता दीजिएगा कि ये वाला होगा, ठीक है, लोएस्ट पॉइंट पर होगा। अब इसमें चूंकि कुछ पूछा है नहीं, इसलिए हम थोड़ा सा और चर्चा कर देते हैं। क्लास में ये बताया जाता है ना, जब डायग्राम आप बनाते हैं तो टी का वैल्यू किसके बराबर हो जाता है, mg cos थीटा प्लस mv² बाई l।
तो सबसे ज्यादा टूटने का खतरा कहाँ रहेगा, जहां पर टी मैक्सिमम होगा। ये मैक्सिमम कब कहां पर होगा, जहां पर ये वाला मैक्सिमम होगा और जहां पर ये वाला मैक्सिमम होगा, बाकी सब तो कांस्टेंट है। और ये संयोग ऐसा है कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर ये भी मैक्सिमम हो जा रहा है और थीटा इक्वल टू 0 पर ये भी मैक्सिमम होता है। तो दोनों मैक्सिमम कहां पर होता है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर, जहां थीटा क्या कहां से नापा जाता है, जहां थीटा है जो कि वर्टिकल से नापा जाता है। तो इसमें दिमाग लगाना नहीं है, वो बच्चा को पहले ही से दिमाग में घुसा हुआ रहेगा क्या कि सबसे ज्यादा टेंशन कहां पर होता है, सबसे ज्यादा टूटने का खतरा कहां पर होता है, लोएस्ट पॉइंट पर। ठीक है, तो कुछ पूछा ही नहीं इसमें तो क्या बताएं। चलो इस तो हम क्या करते हैं कि एक दो चीज और बोल देते हैं जो क्लास में बोला जाता है, क्या कि सबसे ज्यादा स्ट्रिंग के टूटने का प्रोबेबिलिटी कहां पर है, तो लोएस्ट पॉइंट पर। अब एक क्वेश्चन और ये हो जाएगा ना थ्योरेटिकल ही कि सबसे ज्यादा सर्किल को छोड़ने का, सर्कुलर पाथ को टूटने का सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी कहां पर होता है, तो वो हो जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पर। तो ये चीज ध्यान रखिएगा जी कि लोएस्ट पॉइंट पर, ठीक है। अरे यहां कुछ पूछा है नहीं इसलिए हम जस्ट टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो इस पर क्या होता है, टी मैक्सिमम होता है एंड ये आपको बता ही दिया गया कि स्ट्रिंग जो होगा इसमें क्या लिखेगी, बस ये वाला आपको बता ही दिया कि लोएस्ट पॉइंट पर टी क्या होता है, मैक्सिमम होता है और सबसे ज्यादा उसके टूटने का खतरा कहां होता है, लोएस्ट पॉइंट पर। ठीक है, तो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये क्लास में भी डिस्कस किया जाता है जी। ठीक है, एक क्वेश्चन और कभी पूछ सकता है, हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होता है छोटू, टी मिनिमम होता है एंड सर्किल नहीं लिख रहे हैं, सर्कुलर पाथ के छूटने का चांस मैक्सिमम होता है। ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये भी पूछेगा। एक्चुअली में इसी को डील करके ही तो पूरा वर्टिकल सर्किल को डील किया जाता है, ठीक है। तो इस चीज को आप समझिएगा। तो इसमें कुछ पूछा नहीं था, ये वाला जो पूछा था बच्चा को तो डायरेक्ट याद होगा कि ऐसा बताया गया। टी मैक्सिमम का वैल्यू भी कैलकुलेट करने के लिए क्लास में बताया जाता है। हाईएस्ट पॉइंट बारे में इसलिए बोल रहे हैं कि आप जब ये देखे हुए रहिएगा तो जब क्वेश्चन पढ़िएगा ना तो थोड़ा सा समझ के पढ़िएगा कि वो किसके टूटने के बारे में बात कर रहा है, स्ट्रिंग के टूटने के बारे में बात कर रहा है या सर्कुलर पाथ के टूटने के बारे में बात कर रहा है। तो स्ट्रिंग के टूटने के बारे में जब बात करेगा तो मैक्सिमम चांस लोएस्ट पॉइंट पर है और सर्कुलर पाथ को टूटने का बात करेगा तो मैक्सिमम चांस हाईएस्ट पॉइंट पर है, ठीक है। तो स्ट्रिंग के टूटने वाला तो पूछ दिया गया, ये भी बताया हुआ है। अब ये पूछेगा तो ये भी बता दिया गया है, कभी ना कभी ये आएगा ही, ठीक है। ओके, चलो अब जेईई मेन के क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। दिया हुआ है कि 3 ब्लॉक्स A, B and C आर लाइंग ऑन ए स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस एज शोन इन द फिगर, ठीक है। A, B, C है जो कि है इस पे। फिर बोल रहा है कि A and B हैव इक्वल मासेस M while C has कैपिटल M, ठीक है। ब्लॉक A इज गिवन टू ए इनिशियल स्पीड V, इसको है जो कि इधर कितना स्पीड दे दिया गया, V स्पीड दिया गया है, टुवर्ड्स B ड्यू टू विच इट कोलाइड्स विथ B परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, मतलब चिपक गया, ठीक है। द कंबाइंड मास कोलाइड्स विथ C, जब चिपक के साथ चला तो इससे टकराएगा और इससे भी जो कोलिजन हुआ वो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हुआ, मतलब ये दोनों टकराया चिपक गया, फिर इधर चला फिर इससे टकराया इससे भी चिपक गया, ठीक है। और कह रहा है कि विथ सी ऑल्सो परफेक्टली इन इलास्टिकली 5/6 ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन होल प्रोसेस। मतलब कहने का सेंस क्या हुआ ना कि सब टकरा करके एक दूसरे से चिपक गया और टोटल एनर्जी का 5/6 जो टाइम्स हो गया वो क्या हो गया, लॉस हो गया। तो आपको बताना है कि कैपिटल M बाई स्मॉल m का रेशियो क्या है, ठीक है। तो इसमें एक सिंपल मेथड जो होता है, इसका हम 2-3 मेथड बताते हैं आपको। सिंपल मेथड होता है जो बुक वगैरह में जनरली दिया रहता है, क्या करना है कि मोमेंटम कंजर्वेशन कर दीजिए। कोलिजन हो रहा है, मोमेंटम कंजर्वेशन करिए। तो सब चिपक गया एक साथ, तो शुरू में मोमेंटम था इसका m भी, ठीक है। और जब चिपक करके एक साथ चलने लगेगा तब मोमेंटम कितना हो जाएगा, तो टोटल मास हो जाएगा इतना इंटू V1।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि टोटल का V1 कैलकुलेट हो जाएगा। तो V1 किसके बराबर हो जाएगा जी, mv बाई m प्लस 2m। तो कहने का सेंस क्या है कि ये V से चल रहा था, जब चिपक करके एक साथ चलेगा तो इतना वेलोसिटी चलेगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि 5/6 टाइम्स जो है ना वो एनर्जी क्या हो गया है, लॉस हो गया है। तो कहने का सेंस क्या है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना है, देखिए तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ, और m तो m तो टोटल हो जाएगा, जब चिपक करके एक साथ चलेगा तो टोटल मास कितना हो जाएगा m प्लस 2m, तो हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर, तो इसका v स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर बाई m प्लस 2m का स्क्वायर। तो ये रह गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये बता रहा है कि 5/6 टाइम्स लॉस कर गया इनिशियल का, इसका मतलब 1/6 बचा हुआ रह गया। तो शुरू में कितना एनर्जी था, तो हाफ m v स्क्वायर, शुरू में केवल इसी के पास नहीं एनर्जी था जी, तो इसका 1/6 बचा हुआ रह जाएगा। 5/6 टाइम्स लॉस होगा तो 1/6 टाइम्स बचेगा, तो 1/6 टाइम्स ये है। अब इसी को डील कर लीजिए, तो इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। v स्क्वायर m, तो v स्क्वायर m, इससे ये भी कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया। तो यहाँ से कर करके देखिएगा तो ये वाला इधर चलाएगा तो हो जाएगा 6m, और इसको उधर फेंकिए तो हो गया 2m, ठीक है। तो यहाँ से कहने का सेंस क्या हो गया कि 4m का वैल्यू हो गया कैपिटल M। तो आपसे पूछ रहा है कैपिटल M बाई M, तो कैपिटल M बाई M जो होगा ये बराबर हो जाएगा किसके, 4 के। तो 4 दिया है, हाँ दिया है, तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो एक मेथड तो ये हो गया, ठीक है। इससे ये बुक में दिया हुआ रहता है, इससे अगर छोटा मेथड से आपको बनाना है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि आप मोमेंटम कंजर्व किए तब एनर्जी पर गए। तो इससे छोटा में क्या होगा ना कि क्यों ना हम मोमेंटम कंजर्व करके एनर्जी पर नहीं जाएं, डायरेक्ट एनर्जी को ही मोमेंटम के फॉर्मेट में लिखें। तो देखो इससे बहुत कम टाइम लगेगा इसको बनाने में। तो ये इस ढंग से अगर करोगे तो लगभग 2 मिनट के आसपास तुम्हारा टाइम लगेगा, ठीक है। अब अगर हम क्या करेंगे कि मोमेंटम के ही टर्म में कर देंगे, तो शुरू में एनर्जी कितना था, तो शुरू में एनर्जी था p स्क्वायर बाई 2m, इतना एनर्जी था शुरू में। और फाइनली एनर्जी कितना है, तो फाइनल एनर्जी तो ये वाला बराबर होगा किसके, p स्क्वायर बाई 2m। p तो उसी समय का है, अरे जितना शुरुआत में मोमेंटम है उतना ही बाद में भी मोमेंटम है। बस है क्या कि मास पहले केवल m के पास उतना मोमेंटम था, अब टोटल के पास उतना मोमेंटम रहेगा। तो शुरुआत में इतना एनर्जी है, ठीक है, और फाइनली कितना एनर्जी है, p स्क्वायर बाई 2m प्लस 2m। तो शुरुआत में इतना एनर्जी था p स्क्वायर बाई 2m, फाइनली इतना एनर्जी है, ठीक है, p स्क्वायर बाई 2m। दोनों p सेम ही है क्योंकि मोमेंटम तो कंजर्व है। और बोल रहा है कि 5/6 लॉस कर गया, इसका मतलब फाइनल वाला जो है वो इनिशियल का 1/6 है। समझ में आ रहा होगा, फाइनल एनर्जी तो p स्क्वायर बाई 2m ये बराबर होगा 1/6 ऑफ इनिशियल एनर्जी। अब इसको डील कर लीजिए, तो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा देख लीजिए आप, तो हो जाएगा m प्लस 2m, ये बराबर हो जाएगा 6m के। तो m का वैल्यू इसको इधर करिएगा तो 4m, तो m बाई m ये किसके बराबर आ गया, 4 के बराबर आ गया। तो देखिए क्या हो गया कि इसमें और इसमें क्या अंतर हुआ समझ में आया। इसमें क्या किए हैं कि जनरली ऐसे ही बताया जाता है कि मोमेंटम को कंजर्व करिए तब एनर्जी पर जाइए। हम बोल क्या रहे हैं कि 2 इक्वेशन लिखने वाला लोचा में तुम नहीं फंसो, तुम क्या करो ना, एनर्जी को ही मोमेंटम के टर्म में लिख दो। तो ये एक ही इक्वेशन ना होगा जी, एक इक्वेशन होगा तुरंत आंसर दे देगा, ठीक है। तो इस ढंग से आप डील कर सकते हैं। अगर बिना पेन उठाए इसको बनाना है तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी 5/6 लॉस हो गया, इसका मतलब 1/6 बचा। तो 1/6 जो बचा है तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी होता है p स्क्वायर बाई 2m। तो p तो कांस्टेंट है और ये वाला 2 तो कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हो गया कि काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है m के। तो काइनेटिक एनर्जी 1/6 टाइम्स हुआ। समझ में हम क्या बोल रहे हैं, मतलब तुमको समझने में दिक्कत नहीं हो इसलिए हम यहाँ पर पेन चला करके बना दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ समझना क्या बोल रहे हैं, इसको मन में किया जा सकता है। काइनेटिक एनर्जी जो है ये बराबर होगा p स्क्वायर बाई 2m के। तो इनिशियल और फाइनली ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया मास के। तो अगर ये वाला 1/6 है, इसका मतलब क्या हो गया कि मास जो हो गया
मास जो हो गया ये कितना टाइम्स हो जाएगा, 6 टाइम्स हो जाएगा। तो शुरू में मास कितना था, m था, अब बाद में हो गया कितना, m + 2m, अब वो 6 टाइम्स है, इसका मतलब m 4 टाइम्स है उसके, तो m 4 टाइम्स है उसके, तो m/m 4 का हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आई होप समझ गए होंगे। तो इसमें क्या होगा ना, जो कि ये तो हम इसलिए लिख दिए कि शुरू में बोलते तो पता नहीं चलता। ओवरऑल कहानी यही है कि मोमेंटम कंजर्व है, तो काइनेटिक एनर्जी p²/2m, तो p² और 2 ये तो कांस्टेंट रह गया इनिशियली फाइनली, तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया मास के, तो ये 1/6 है। इसका मतलब है कि मास 6 टाइम्स हो चुका है इनिशियल का। तो शुरू में मास m था और बाद में मास है m + 2m जो 6th टाइम्स है। इसका मतलब m है जो कि कितना है, 4 टाइम्स है। इसका मतलब m/m का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये वाला बिना पेन आप टच किए हुए ऐसे बना सकते थे, ठीक है। तो ये हो गया बुक वाला मेथड। इससे शॉर्ट मेथड हम आपको बताएं, और शॉर्ट करना है तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है कि ए ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m इज केप्ट ऑन ए प्लेटफॉर्म विच स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। इस प्लेटफॉर्म पर रखा हुआ है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन g/2 अपवर्ड्स, g/2 से ऊपर जा रहा है, ठीक है। करा वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन ऑन ब्लॉक इन टाइम t। तो ये ऊपर जा रहा है, चूंकि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है जी इसका मतलब इस पर फोर्स कांस्टेंट लग रहा होगा। तो वर्क डन निकालना है तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट करेंगे, ठीक है। तो फोर्स उधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही हो रहा है। तो सबसे पहले तो ये समझ में आ गया होगा कि नेगेटिव वाला तो नहीं हो सकता, फोर्स उधर लगेगा नॉर्मल का, डिस्प्लेसमेंट भी उधर है, तो वो वाला नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आपको निकालना है क्या, वर्क निकालना है, तो पहले आप फोर्स निकालिए। तो अगर इस बॉडी पर देखिएगा तो एक लगेगा mg इधर और नॉर्मल लगेगा इधर, और नेट ऊपर चल रहा है, तो n1 - mg बराबर हो जाएगा किसके, मास, और एक्सीलरेशन हो जाएगा g/2। तो यहाँ से n1 का वैल्यू इसको इधर फेंकेगा तो mg + mg/2, तो 3mg/2 हो जाएगा। तो ये नॉर्मल जो है वो कांस्टेंट ना है जी, तो कांस्टेंट फोर्स के कारण वर्क डन कितना हो जाएगा, तो वर्क हो जाएगा फोर्स, तो फोर्स हो गया 3mg/2 इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये इनिशियली तो इसका वेलोसिटी था जो कि 0 था, तो t टाइम में है जो कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो s का वैल्यू ut, तो ut तो 0 हो गया, हाफ a, तो a का वैल्यू हो गया g/2 इंटू t²। तो t टाइम में ही बोल रहा है तो t² हो गया, इसको कर लीजिएगा आप, ठीक है। तो ये हो गया कितना, 3mg²t²/8, तो 3mg²t²/8 ये वाला हो गया, ठीक है। हालांकि इसको और तेजी से किया जा सकता है यही वाला, लेकिन दूसरे व्यू से सोच रहे हैं। दूसरे व्यू से कैसे सोचा गया कि mg इधर लग रहा है और एक्सीलरेशन उधर है, तो g/2 से इसका मतलब ही हो गया कि 3mg/2 लगेगा उस डायरेक्शन में फोर्स। तो ये वाला आप बिना पेन चलाए निकाल सकते थे इसको। इस पर mg नीचे लग रहा है, एक्सीलरेशन g/2 से ऊपर है, इसका मतलब mg/2 ज्यादा फोर्स उधर लग रहा है, तो 3mg/2। तो ये वाला हो गया 3mg/2, और उसको आप फिर वर्क ऐसे ही कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये स्टेप आप एक बार में मन में कर सकते थे और उसके बाद यहाँ पे पहुंच सकते थे। तो इसमें कुछ और है बताने के लिए नहीं, ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो जितना अच्छा क्वेश्चन रहेगा ना, मेथड उतना ही ज़्यादा किया जा सकता है। तो आप समझ गए होंगे कैसे डील करना है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। दिया हुआ है कि ए पार्टिकल विच इज एक्सपीरियंसिंग ए फोर्स गिवन बाय दिस, फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है, अंडरगोज ए डिस्प्लेसमेंट दिस इफ द पार्टिकल हैज ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ 3 जूल एट द बिगिनिंग ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द एंड ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल दे दिया है, फाइनल आपको पूछ रहा है। तो हम लोग को पहले ही से पता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के बराबर होता है। तो चूंकि फोर्स भी कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन का भी जरूरत नहीं है, सीधे वर्क डन निकालो। तो वर्क डन हो जाएगा फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 4i कैप। तो वर्क डन हो गया वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ से करोगे तो 12 हो गया, ये बराबर होगा kF - 3। तो यहाँ से kF का वैल्यू कितना आ गया, 15 जूल आ गया। तो ये वाला हो गया, ठीक है। इसको आप इस वे से भी सोच सकते थे, यही वाला चीज़ करना है, बस ये सोच सकते थे कि डिस्प्लेसमेंट है x एक्सिस की तरफ, तो फोर्स भी केवल x एक्सिस की तरफ ले, ठीक है। तो ये 4 और 3 कितना हो गया, 12 हो गया। इसका मतलब 12 जूल वर्क डन हुआ है। तो शुरू में 3 जूल था, 12 +
12 जूल है जो कि वर्क उस पर कर दिया गया, तो टोटल 15 जूल हो जाएगा, तो ये वाला हो गया। तो इसे भी आप सोच सकते हैं, ठीक है। चलो अब आगे देखो, दिया हुआ है कि एन अल्फा पार्टिकल ऑफ मास m सफर्स वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन विथ ए न्यूक्लियस एट रेस्ट ऑफ अननोन मास, माने न्यूक्लियस का मास पता नहीं है, उससे m मास वाला क्या किया है, इलास्टिक कोलिजन किया है। बोल रहा है इट इज स्कैटर्ड डायरेक्टली बैकवर्ड्स लूजिंग 60% ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मतलब वो है जो कि टकराने के बाद वापस लौट गया है और उसका एनर्जी कितना है, 64% लॉस कर गया, तो बचा कितना, 36% बचा। तो बोल रहा है कि द मास ऑफ द न्यूक्लियस इज, तो आपको न्यूक्लियस का क्या बताना है, मास बताना है। तो जब भी कोलिजन होता है तो एक जो सिंपल मेथड होता है या बुक वाला मेथड होता है, क्या हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन करते हैं, फिर क्या करते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं। लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है कि चूंकि इसमें क्वाड्रेटिक आता है, यह टाइम बढ़ा देता है, ठीक है। उस वे से अगर आप सोल्व करिएगा, सोल्व तो हो जाएगा, कंपटीशन नहीं पास करिएगा। रीजन उसका टाइम लगेगा कितना, 4 मिनट के आसपास टाइम लगेगा, ठीक है। तो मैंने तेजी से डील नहीं हो पाएगा, ये बोलना चाह रहे हैं। तो हम लोग ये क्या करेंगे कि एनर्जी कंजर्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन से जो रिजल्ट आता है डायरेक्ट वो वाला यूज कर लेते हैं पहला बार में। इसका 2-3 मेथड बता रहे हैं। तो एक मेथड तो आप ये कर ले सकते हैं, एक मेथड तो हो ही गया, कौन, बुक वाला मेथड कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाइए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाइए और उसके बाद वहाँ से प्रोसीड करिए। वो टाइम ले लेगा, 3 मिनट के आसपास टाइम आपका ले लेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो उसी से रिजल्ट आता है वो वाला याद रखेंगे, डायरेक्ट यूज करेंगे। तो बोल रहा है कि 64% जो है लॉस हो गया, माने 36% काइनेटिक एनर्जी बचा। काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल होता है यू स्क्वायर के, तो यू तो हो जाएगा रूट, तो 36% का रूट करोगे तो 60% हो जाएगा। 36 का हो जाएगा ना 6, इसका मतलब 60% हो जाएगा स्पीड इसका। तो पहले फेंके थे यू से और अब वापस आ रहा है कितना, 0.6 यू से। तो हम लोग अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो बाद वाला फॉर्मूला को कितना लिखेंगे, वेक्टर फॉर्मेट के साथ इतना, तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा, m1 माइनस m2, तो m1 माइनस m2 उसका मास मान लिए m बाई m1 प्लस m2 इंटू v1 वेक्टर, तो v1 वेक्टर तो u मान लिए। ये वाला आपको पता चल रहा होगा कि टकराने के बाद वाला वेलोसिटी कितना होगा, m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस 2m2, तो 2m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू v2, तो ये वाला तो वेलोसिटी 0 है क्योंकि न्यूक्लियस रेस्ट में था, ठीक है। और ये वाला आप समझ में आया कैसे किए कि लौटा है 64% लूज करके, माने 36% एनर्जी से। तो एनर्जी होता है हाफ एम यू स्क्वायर, यू स्क्वायर के प्रोपोर्शनल ना हो गया जी, तो इसको इधर फेंकिएगा तो आ जाएगा √36, मतलब 6, मतलब 60% एनर्जी है जो कि 60% इसका स्पीड बाकी रह जाएगा। तो यू से गया था 60% से इधर आ रहा है, तो माइनस 0.6 यू हो गया। इसी को आप डील कर लीजिएगा, तो इसको डील करिएगा तो ये वाला तो खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और u से u कैंसिल हो जाएगा। इसको इधर फेंकिएगा तो माइनस 0.6 m माइनस 0.6 कैपिटल M इक्वल टू m माइनस m, यहाँ से आप कर लीजिएगा। तो ऐसा करिए ना, इसको इधर फेंकिएगा तो हो जाएगा 0.4 m, m माइनस इतना, इसको उधर फेंकिएगा तो हो जाएगा 1.6 m, इससे ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये कैपिटल M होगा यहाँ पे, तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि उसका मास कितना है, तो न्यूक्लियस का मास किसके बराबर हो गया, 4m के बराबर हो गया, तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो बुक वाला मेथड को छोड़ करके देखिए तो दूसरा मेथड था, ठीक है। अच्छा अब थोड़ा सा क्या है ना कि और स्मार्टली आपको डील करना है अगर, तो इसको संभालने का प्रयास करिएगा। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि शुरू में इसका स्पीड कितना था, u था, मास m था, और ये वाला क्या था, इसका मास कैपिटल M मान लेते हैं, ये रेस्ट में था, ठीक है। तो ये गया और टकरा कर करके वापस आ रहा है बाद में कितना से, तो 0.6 u से इस डायरेक्शन में जा रहा है, और ये वाला टकराने के बाद आप मान लीजिए कि जा रहा होगा कुछ v से जा रहा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके बारे में आप सोचिए, तो इसके बारे में अच्छा v का वैल्यू आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। v का वैल्यू कैसे लिख सकते हैं कि शुरू में ये कहानी था और इलास्टिक कोलिजन है, तो ये पता चल चुका है कि ये 0.6 u से इधर आ रहा है,
तब तो हर हालत में ये वाला है जो कि 0.4 u से ही जा रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर अप्रोच वाला वेलोसिटी है u, तो यहाँ पर क्या है कि सेपरेशन भी होना चाहिए कितना, u ही। तो 0.6 से इधर है तो 0.4 से रहेगा, तभी तो सेपरेशन u हो पाएगा। और जब इतना आप जान चुके हैं तब तो आप अब यहां से बढ़ने का कई एक तरीका है। अब यहां से भी दो तरीका खुल जाएगा। एक तरीका क्या खुल जाएगा कि इसके मोमेंटम में कितना का चेंज आया है। तो mu इधर था और इस डायरेक्शन में 0.6 u है, इसका मतलब इसके मोमेंटम में जो चेंज आया इस डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड कितना है 1.6 mu। तो इसका मतलब हो गया कि इसके मोमेंटम में भी उतना ही से चेंज होगा उस डायरेक्शन में और मैग्नीट्यूड इतना ही हो जाएगा। तो इसके मोमेंटम में कितना का चेंज आया, तो m और वेलोसिटी हो गया 0.4 u। ठीक है, यहां से ये कैंसिल कर दीजिएगा, इससे 4 बार में कैंसिल कर दीजिएगा। u से आप क्या करिएगा, इसको कैंसिल करिएगा, तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा, कैपिटल M का वैल्यू 4m आ जाएगा। ये वाला हो गया। अच्छा, ये भी आप कर सकते थे कि एनर्जी कंजर्वेशन आप कर लीजिए। तो एनर्जी कंजर्वेशन करिएगा तो क्या होगा कि ये वाला तो पता चल गया कि इसका स्पीड इतना है, तो ये अपना 60% लॉस कर दिया। कोलिजन इलास्टिक है, इसका क्या मतलब है कि जो एनर्जी ये लॉस किया उसके हाथ में चला गया। तो ये समझ आ रहा है, तो उसके पास कितना एनर्जी होगा, हाफ कैपिटल M और v स्क्वायर। तो v स्क्वायर हो जाएगा 0.16 u स्क्वायर। इसका एनर्जी इतना है, तो इसका एनर्जी कितना होगा, जितना ये लॉस किया होगा। ये कितना लॉस किया है, तो अपने एनर्जी का 64%, तो इतना किया है लॉस। इसको देखिए आप डील कर करके, तो u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहां देखिएगा तो ये हो जाएगा 0.64, जो इससे कैंसिल होगा तो ये वाला है जो कि 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो कहने का सेंस क्या है कि m का वैल्यू कितना चलाया, 4m के बराबर चलाया। ठीक है, तो ये सब बुक में दिया हुआ नहीं रहता है, तो अगर आप इस ढंग से अप्लाई कर सकते हैं तो मजा आ जाएगा। ओवरऑल यही बात है। और अगर कंपटीशन में बनाना है, दिमाग कम लगाना है, तो ऐसे करना है। हालांकि ये सब भी बड़ा अच्छा मेथड होता है। ठीक है, तो एक बुक वाला मेथड हो गया, फिर एक ये हो गया, 2 3, इसमें 2 पार्ट है, तो टोटल 4 मेथड हो गया। ठीक है, आप जैसे प्रोसीड कर सकते हैं। समझ में आया ना क्या किए। ये तो हो गया कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और मोमेंटम से जो रिजल्ट आता है उसको डायरेक्ट यूज किए। और ये क्या किए, तो एनर्जी है जो कि 64% लॉस कर दिया, तो इसको 2 ढंग से सोचा जा सकता है। 36% इसका बचा रहा, 36% बचा रहेगा एनर्जी, तो ये स्पीड होगा जो कि 60% बचा हुआ रहेगा। ठीक है, तो एनर्जी 60 और 36 का रूट लो ना इधर से, तो क्या हो जाएगा कि 60% एनर्जी स्पीड बचा हुआ रह जाएगा। तो u से जा रहा था, बोल रहा है बैकवर्ड है, तो इतना हो गया। अब क्या करोगे कि अप्रोच है u, तो सेपरेशन भी u होगा, तो इसका 0.6 u है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका 0.4 u होगा। अब यहां से क्या कर सकते हैं, 2 रास्ता खुल जाएगा आपके पास। इतना जानने के बाद आप मोमेंटम कंजर्वेशन वाला भी लगाइएगा तो हो जाएगा, एनर्जी कंजर्वेशन वाला भी लगाइएगा तो हो जाएगा। बस मोमेंटम कंजर्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन को ही एक दूसरे वे में करना है, ताकि 2 इक्वेशन नहीं पकड़ा है। 2 इक्वेशन पकड़ाने का मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक आने का मतलब क्या है कि वो टाइम को बढ़ा देगा। हम लोग को टाइम को बढ़ाना नहीं है। ठीक है, माने क्या है कि मतलब 40 सेकंड 45 सेकंड में क्वेश्चन को डील कर लेना है। तो इसमें यही किया गया है कि इसका मोमेंटम mu था, अब बाद में है 0.6 mu, तो चेंज कितना का हुआ, तो 1.6 mu का चेंज हुआ इस डायरेक्शन में, तब तो इसका मोमेंटम भी उस डायरेक्शन में उतना ही से चेंज होगा। तो इसका हो जाएगा इसका मास और ये वाला वेलोसिटी है, इसको डील किए तो चला है। या एक तरीका आप ये कर सकते हैं कि इसका एनर्जी कितना से बढ़ेगा, इसका एनर्जी, तो उसका एनर्जी तो हो जाएगा हाफ m, इसका वेलोसिटी का स्क्वायर, वह बराबर होगा इसके एनर्जी का 64%, क्योंकि जो ये लॉस किया वही दिया। तो इस वजह से करिएगा तो चल आएगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे होंगे। नहीं भी पता चले तो आप ये अप्लाई करिए, ऐसे ये भी पता चलना चाहिए। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है ए पार्टिकल मूव्स इन 1 डायमेंशन फ्रॉम रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए फोर्स दैट वेरीज विद द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल एज शोन इन द फिगर। फोर्स है जो कि ऐसे वेरी कर रहा है। ठीक है, यहाँ डिस्टेंस दिया हुआ कर रहा है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल आफ्टर इट हैज ट्रेवल्ड 3 मीटर।
तो 3 मीटर जब ट्रेवल करता है तो काइनेटिक एनर्जी बताइए। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस देख करके 1D में चल रहा है तो दोनों एक ही हो जाएगा। तो फोर्स और डिस्टेंस देख करके दिमाग में ये तो आ रहा होगा कि इसका एरिया वर्क देगा, और वर्क चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका पहले क्या निकालेंगे, एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया अंडर कर्व निकाल लीजिएगा तो वर्क आ जाएगा। तो वर्क जो होगा वो किसके बराबर होगा, एरिया के। तो एरिया हो जाएगा, ये 2 है ये 2 है, तो 2 × 2 प्लस, और इसका वाला कितना हो जाएगा, तो 1/2 2, ये वाला क्या है 3, तो कितना हो गया 2 + 3 इंटू इसके बीच का गैप 1। तो ये वाला हो गया वर्क डन, और वर्क डन है जो कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो बोल रहा है कि इनिशियली रेस्ट में था तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इतना है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। तो वर्क हो गया एरिया अंडर कर्व, ठीक है। तो वर्क बराबर हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो ये वाला हो गया 4 और ये वाला कितना हो गया 2.5 = KF। तो KF का वैल्यू कितना आ गया 6.5 आ गया। तो 6.5 आ जाएगा। देखो बहुत आसान सवाल था। चलो ठीक है। अब एक चीज़ समझना तुम कि हम इसी को बताएंगे, इसी जो मेथड ये है वही मेथड हम बताने जा रहे हैं। बस एक क्या है ना कि एक दूसरे व्यू से, मतलब एक होता है ना कि दूसरे वे से सोचना। तो दूसरे वे से कैसे सोचेगा आदमी कि देखेगा कि वर्क निकालना है तो यहाँ से यहाँ तक फोर्स कांस्टेंट है। जब फोर्स कांस्टेंट है तो वर्क कैसे निकलेगा, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स है 2 और डिस्प्लेसमेंट है 2, तो इतना हो गया। यहाँ से यहाँ तक देखिएगा तो फोर्स कांस्टेंट है, तो जब कांस्टेंट फोर्स है तो वर्क कितना होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ से यहाँ देखने पर क्या हो रहा है कि फोर्स लीनियरली वेरी कर रहा है, और जब भी फोर्स लीनियरली वेरी करेगा तो वर्क में लीनियरली वेरी कर रहा है, माने फोर्स चेंज हो रहा है। तो वर्क अगर निकालना है तो चूंकि ये लीनियरली है, इसलिए एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम मान ले कि इसका जो एवरेज है ना थ्रू आउट उतना ही लगा, तो एवरेज फोर्स से क्या करें कि कांस्टेंट मान करके बना दे। तो यहाँ 2 है यहाँ 3 है, लीनियरली वेरी किया, तो हम मान सकते हैं कि इस पूरे रीजन में 2.5 न्यूटन था, ठीक है। तो उसके कारण वर्क कितना हो जाएगा 2.5 फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 1, तो 6.5 जूल आ गया। यहाँ से भी समझ में आ रहा है। तो है दोनों एक ही चीज, लेकिन दोनों सोचने का तरीका अलग है। छुआ गया यही कान, लेकिन एक ऐसे हो गया और एक ऐसे हो गया, बस यही दोनों है ये, ठीक है। कि ये हो गया कि भाई एरिया निकाल दीजिए, वर्क हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और एक क्या हुआ थोड़ा फीलिंग लेकर के किए कि यहाँ फोर्स कांस्टेंट है तो वर्क डन होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ वेरी कर रहा है लेकिन बेनिफिट क्या है कि लीनियर है। तो मैथमेटिकली अगर सोचा जाए तो ये सोचा जा सकता है कि मान लेंगे कि थ्रू आउट में एवरेज वैल्यू है जो कि रह गया, तो 2.5 है जो कि रह गया, तो फोर्स हो गया 2.5 इस रीजन में इंटू डिस्प्लेसमेंट। इस पूरे रीजन में 2.5 नहीं था, 2.5 से कभी कम था कभी ज़्यादा था, लेकिन लीनियर है तो ऐसा मान के किया जा सकता है। तो ऐसे हो गया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। दिया हुआ है कि ए बॉडी ऑफ मास 2 kg मेक्स एन इलास्टिक कोलिजन विथ ए सेकेंड बॉडी एट रेस्ट। दूसरा बॉडी है जो कि रेस्ट में है और 2 kg वाला उससे इलास्टिक कोलिजन किया है, ठीक है। एंड कंटिन्यूज टू मूव इन द ओरिजिनल डायरेक्शन, माने 2 kg वाला ओरिजिनल डायरेक्शन में ही मूव करते रह गया टकराने के बाद भी, बट विथ 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड, ठीक है। तो शुरू में क्या था कि ये u से चल रहा होगा 2 kg वाला और इसका मास पता नहीं है, ठीक है। तो इसका m मान लेते हैं और ये किस में था, रेस्ट में था। फिर कोलिजन के बाद क्या हुआ है कि ये वाला जो है वो ओरिजिनल स्पीड के 1/4 माने u/4 से है जो कि मूव कर रहा है, ठीक है। और ये वाला जो होगा उस पर तो फोर्स उधर लगा है तो ये इस डायरेक्शन में चलेगा, ये नहीं पता है कि वो कितना स्पीड से चलेगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि व्हाट इज द मास ऑफ द सेकेंड बॉडी। तो इस बॉडी का आपको क्या करना है, मास कैलकुलेट करना है। तो फिर से हम बोलेंगे कि चूंकि कोलिजन हुआ है तो एक मेथड क्या है कि मोमेंटम कंजर्वेशन करिए, एनर्जी कंजर्वेशन करिए, उसको डील करिए। जो टाइम टेकिंग होता है हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो उससे जो एक रिजल्ट आ जाता है वो डायरेक्ट पहले हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो हम मेथड 1 इसी को लिख रहे हैं। तो इसका वेलोसिटी मालूम है तो डील करिए। तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, टकराने के बाद का जो वेलोसिटी होगा वो बराबर होगा m1 - m2 के। तो m1 - m2 बाई m1 + m2 इंटू इसका वेलोसिटी कितना है u + 2m2। हालांकि नहीं लिखना चाहिए क्योंकि 0 ही कर देगा, जब लिख देते हैं 2m2
बाई m1 प्लस m2 इंटू v2, तो ये तो जीरो है, तो ये लिखना भी नहीं जब वो रेस्ट में रहेगा तो। चलो तो इसको डील करिएगा तो ये ऐसे हो जाएगा, तो यहाँ पर से करिएगा तो आ जाएगा कितना 2 प्लस m, ये वाला हो जाएगा 8 माइनस 4m, इसको इधर फेंकिएगा तो 5m हो जाएगा और इसको उधर फेंकिएगा तो 6 हो जाएगा, तो 5m इक्वल टू हो गया 6। ठीक है, तो यहाँ से m का वैल्यू कितना आ गया 1.2, तो इसका मतलब 1.2 kg होगा। इसका मतलब यही होगा, क्योंकि सब ऐसा यूनिट में किया तो ऐसा यूनिट में आएगा। तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा हम क्या बोलना चाह रहे हैं ना कि थोड़ा सा फीलिंग जनरेट करना है, मतलब अच्छा लगे तुमको बनाने में, तो तुम ऐसे कर सकते हो कि चूंकि कोलिजन इलास्टिक है तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है जो कि u है, इसका मतलब सेपरेशन भी u होगा, और ये वाला u/4 है, तब तो हर हालत में ये वाला जो होगा वो 5u/4 होगा, तभी तो सेपरेशन इतना होगा। देखो ना, तो क्या हो गया कि इसका वेलोसिटी मालूम चल गया, और जब उसका वेलोसिटी मालूम चल गया तो अब आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन भी लगाने का दो मेथड, एक तो आप क्या करिए कि इनिशियल इसका जोड़ दीजिए, फाइनल जोड़िए करिए, चल आएगा। या उसको एक दूसरे वे में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मोमेंटम कंजर्व है, इसका मतलब जितना इसका लॉस हुआ उतना ही उसका गेन हुआ होगा। तो इसका लॉस कितना हुआ था u से, जा रहा u/4 से, तो इसका लॉस कितना हो गया, तो 2 इंटू 3u/4, इतना से क्या हो गया, इसका मोमेंटम लॉस हो गया, u माइनस u/4, इतना से मोमेंटम लॉस हो गया, तो उतना ही मोमेंटम उसको मिल गया होगा। तो शुरू में इसका 0 था, तो इसका मतलब जो भी है वो मिला हुआ ही है, तो उसका होगा मास m, अब वेलोसिटी कितना हो जाएगा 5u/4। इससे आप कैंसिल कर सकते हैं, u से u कैंसिल कर सकते हैं, तो m का वैल्यू कितना आ गया देख लो, तो m का वैल्यू जो आ गया इसको इधर करोगे तो 1.2 आ जाएगा, तो यहाँ से भी आ गया। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी आप लगा सकते हैं, कैसे लगाइएगा, तो चूंकि कोलिजन इलास्टिक है तो इसका एनर्जी जो है, मैंने इसका एनर्जी जो लॉस हुआ वो किसके पास चल गया, इसके पास चल गया, तो इसका एनर्जी कितना लॉस हो गया, तो हाफ m और v², लॉस कितना हुआ था u² माइनस u²/16, तो कितना हो गया 15u²/16, इतना क्या हो गया लॉस हो गया इसका, और जो इसका लॉस हुआ वही उसका गेन हो गया, तो वो बराबर हो जाएगा हाफ m और v², तब v² इसका कितना हो जाएगा 25u²/16। ठीक है, तो ऐसे कर दीजिएगा, इसको कट करिए, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कितना आ गया 5 से 5 बार में हो गया और 5 से 3 बार में हो गया, तो ये हो गया देखो u² से u² कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 6/5, तो यहाँ से भी m का वैल्यू कितना आ गया 1.2 आ गया। ठीक है, तो जैसे आप प्रोसीड करिए, ये मेथड 3 है। तो पिछले बार भी हम पिछले क्वेश्चन में भी इसको एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो आप समझ रहे होंगे क्या हो रहा है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, दिया हुआ है कि 2 पार्टिकल्स ऑफ मासेस M and 2m मूविंग एज शोन विथ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड 5 मीटर पर सेकेंड कोलाइड इलास्टिकली एट द ओरिजिन। तो दिया हुआ है कि ये 10 मीटर 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर ओरिजिन होगा, यहाँ पर कोलाइड कर रहा है। ठीक है, कह रहा है आफ्टर द कोलिजन दे मूव अलोंग द इंडिकेटेड डायरेक्शन। तो 2m वाला है जो कोलिजन के बाद इधर चलने लगा, m है जो कोलिजन के बाद इधर चलने लगा। ठीक है, स्पीड दिया है v1 और v2, तो कह रहा है कि v1 और v2 बताइए। तब तो ये ऑब्लिक कोलिजन है, ऑब्लिक कोलिजन में तो एकदम फिक्स रहता है कि क्या करना है, तो 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करिए, वहाँ से आ जाएगा, आ गया तो ठीक, और नहीं आया तो उसके बाद फिर क्या कर दीजिए आप एनर्जी कंजर्वेशन कर दीजिए, अगर इलास्टिक है तो। अगर इलास्टिक नहीं है तब तो क्या होगा कि 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर दीजिए, चल आएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको अगर कोई बनाना रहेगा, किसी को बनाना रहेगा तो कैसे बनाएगा, तो कुछ नहीं करना है, इसका मोमेंटम इधर, इसका मोमेंटम इधर तोड़ देंगे, इसका भी इधर और इधर तोड़ देंगे, तो एक्स एक्सिस वाले को बराबर कर देंगे, और बाई एक्सिस में तो इसका इधर से ऐसे आ रहा है, इसका ऐसे जा रहा है, तो इस दोनों का नेट देख लेंगे। ठीक है, और इसका ऐसे जा रहा है, इसका ऐसे जा रहा है, इस दोनों का भी नेट देख लेंगे। तो एक्स एक्सिस वाले मोमेंटम को कंजर्व कर देंगे, बाई एक्सिस वाले मोमेंटम को कंजर्व कर देंगे। 2 अननोन है, 2 इक्वेशन आएगा, सोल्व करिएगा, आंसर चल आएगा। ठीक है, अब क्या है कि
दो इक्वेशन हम लोग बनाएं और फिर दोनों को सोल्व करें, फिर एक से वैल्यू आएगा तो दूसरा पुट करें। तो अगर एक वेरिएबल रहेगा तो जितना टाइम लगेगा, दो वेरिएबल में क्या हो जाएगा कि 4 गुना टाइम लगेगा, क्योंकि एक वेरिएबल में क्या है, एक इक्वेशन लिखिए सोल्व करिए। दो वेरिएबल में क्या है, दो इक्वेशन लिखिए, यहाँ डबल टाइम गया। फिर उस दोनों को सोल्व करिए, फिर सोल्व करने के बाद जो एक डाटा आएगा उसको दूसरा में पुट करके फिर से सोल्व करिए। ये बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग क्या करेंगे कि कुछ ऐसा इसमें तिकड़म लगा दें कि दो वेरिएबल नहीं बचे, एक ही वेरिएबल आए। ठीक है, तो हम लोग कुछ जुगाड़ ऐसा करते हैं कि कुछ ऑप्शन को छाटे, ताकि एक डाटा अगर किसी ढंग से निकल जाए तो दूसरा को इजीली बना लेंगे। एक तो कॉमन मेथड है कि इधर के अबाउट मोमेंटम कंजर्व करिए, इधर के अबाउट मोमेंटम कंजर्व करिए, कहानी खत्म है। ठीक है, या हम एक तरीका क्या कर सकते हैं कि किसी ढंग से अगर हम ये अनुमान लगा लें कि V2 का वैल्यू इतना हो सकता है या V1 का वैल्यू इतना हो सकता है। ठीक है, तो एक का वैल्यू अगर पता चल जाएगा तो दूसरा अगर पता करना रहेगा तो एक ही अननोन ने रहेगा। एक अननोन को सॉल्व करना तो बड़ा आसान है, एक इक्वेशन लिखिए और डील कर लीजिए। तो देखो इसमें कैसे कोई सोच सकता है कि इसका मोमेंटम देखोगे ना तो 10m के बराबर इस डायरेक्शन में, और इसका मोमेंटम देखोगे तो 5 × 2 10m इस डायरेक्शन में। तो इसका 10m इधर है और इसका 10m इधर है, तो चूंकि मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बराबर है तब तो ये फिक्स है कि इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा मोमेंटम वो इस दोनों के बीच से जाएगा। ठीक है, एक मिनट यहां समझिएगा, इसका मोमेंटम इधर है 10m, इसका मोमेंटम भी है इधर 10m, तो इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इस दोनों के जस्ट बीच से जाएगा। तो यहाँ पर देखो तो दोनों को जोड़ के देखो तो 75 डिग्री ना है जी, तो इस दोनों का जो हाफ होगा वो कितना हो जाएगा 37.5। इसका मतलब इस दोनों का नेट मोमेंटम, मैंने टकराने के पहले का नेट मोमेंटम जो होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये भी बता सकता है कि ये 37.5 है तो ये वाला होगा 7.5 डिग्री। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं ना कि नेट मोमेंटम इस डायरेक्शन में शुरू में था, तब तो टकराने के बाद भी नेट मोमेंटम इसी डायरेक्शन में रहेगा, और नेट मोमेंटम इस डायरेक्शन में रहेगा। टकराने के पहले इस डायरेक्शन में था, टकराने के बाद भी इस डायरेक्शन में रहेगा। और अगर नेट मोमेंटम इस डायरेक्शन में, मतलब कहने का सेंस क्या है कि इससे अगर एंगल देखोगे तो ये 7.5 है, तब तो ये भी 7.5 है, तो ये एंगल जो होगा वो 22.5 डिग्री होगा, और ये एंगल जो होगा ये 45 डिग्री प्लस 7.5 करो तो कितना हो गया 52.5 डिग्री के आसपास होगा। तो इनिशियली मोमेंटम अगर इधर है तो फाइनल मोमेंटम भी इधर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस दोनों के मोमेंटम का जो नेट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और अगर इस डायरेक्शन में होगा ये प्रूफ है इस बात का कि इसका मोमेंटम इसके मोमेंटम से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि दो वेक्टर का रिजल्टेंट जो है जिसके तरफ ज्यादा झुका हुआ है हर हालत में उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं ना कि इस कंसेप्ट से कुछ ऑप्शन को छाट देने का प्रयास करते हैं ताकि हमको दो वेरिएबल नहीं हो, एक ही वेरिएबल से काम चल जाए। ठीक है, तो देखो तो इसका मोमेंटम ज्यादा होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन को अगर तुम देख लो तो इसका मोमेंटम हो जाएगा 2 और V1 से मल्टीप्लाई करोगे इसको तो ये हो जाएगा कितना 13, तो इसका 13m के बराबर मोमेंटम हो गया। और इसका मोमेंटम देखोगे तो 6.3 × m, तो ये 13m के बराबर हो गया, ये 6.3m के बराबर हो गया। तो इसके रिस्पेक्ट में ये इसका मोमेंटम ज़्यादा है, रिजल्टेंट इधर झुका हुआ रह सकता है, मतलब ये सही हो सकता है। ठीक है, चलो इसको देखो तो जब इसको तुम देखोगे तो फिर से 6.5 पुट करोगे यहाँ पर तो इसका हो जाएगा 13m, और यहाँ पर पुट करोगे 3.2 तो ये हो जाएगा 3.2m। तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर मोमेंटम ज़्यादा है, इसका मतलब इस दोनों का मोमेंटम जो होगा वो इसके तरफ झुका हुआ होगा। ये बात भी सही है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये भी सही हो सकता है। तो ये दोनों ऑप्शन सही हो सकता है, कौन होगा वो तो देखेंगे। चलो इसको देखते हैं, तो ये है 3.2m, तो ये है 3.2m, तो ये हो गया कितना 6.4m हो गया, ये वाला कितना हो गया 6.4m,
और ये वाला देखोगे तो 6.3 m, तो ये है 6.4 m और ये है 6.3 m, नियरली इक्वल है। और यहां पर क्या है कि इससे है 22.5 डिग्री बना रहा है और इससे 52.5 डिग्री बना रहा है। ये इस बात का सबूत है, देखो ये है जो कि 52.5 डिग्री है, ये है 22.5 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि इसके रिस्पेक्ट में ये नियरली इक्वल नहीं होगा, इसके रिस्पेक्ट में ये वाला बहुत ज्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या समझे कि ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। चलो इस ऑप्शन को देखते हैं। तो इसको देखोगे तो यहाँ 3.2 पुट करोगे तो ये हो गया 6.4 m और इसको यहाँ पर पुट करोगे 12.6 m। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मोमेंटम इससे ज्यादा आ गया, जबकि क्या है कि ज्यादा इसको होना चाहिए क्योंकि रिजल्टेंट इधर झुका हुआ है। इसका मतलब ये वाला भी ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये तुम समझ रहे होगे। तो अब क्या हो गया कि इसी दोनों में से कोई ना कोई सही होगा, और अगर इस दोनों में से कोई भी सही होगा तो ये तो फिक्स हो गया कि 6.5 यहाँ है, 6.5 यहाँ है, तो ये फिक्स हो गया कि V1 का वैल्यू 6.5 ही होगा। तो एक तरह से एक डाटा हमको पता चल गया। अब एक डाटा पता चल गया तो दूसरे डाटा के बारे में पता करना है, सीधे क्या करिएगा, मोमेंटम कंजर्व कर दीजिएगा। तो एक अननोन जैसे ही हो जाएगा ना, वो टाइम को 4 गुना घटाता है। कुछ टाइम तुमको चेक करने में जाएगा, ऑब्वियस सी बात है कि जाएगा टाइम चेक करने में, लेकिन उससे तो कम ही टाइम लगेगा कि 2 इक्वेशन लिखो, दोनों को सोल्व करो, फिर निकाल करके फिर दूसरा में पुट करो। तो हम लोग ये कंक्लूजन ड्रॉ कर लिए कि ये दोनों नहीं हो सकता, यही दोनों होगा, और इस दोनों में कोई भी अगर होगा तो क्या होगा कि V1 का वैल्यू फिक्स हो गया कि 6.5 है। अब एक अननोन केवल बचा, एक अननोन है, सीधे क्या करिएगा, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दीजिए। मोमेंटम कंजर्वेशन लगाइएगा तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, मोमेंटम देखिए तो हो जाएगा 10 cos 10m cos 30 डिग्री, तो √3/2 इतना हो गया। और इसका देखिएगा उस डायरेक्शन से तो कितना हो जाएगा, 10m cos 45 डिग्री, इसका कंपोनेंट इधर जाएगा ना, तो cos 45 डिग्री 1/√2, ये बराबर होगा किसके, तो V1 का वैल्यू तो 6.5 मालूम ही चल चुका है, तो 6.5 × 2 13m हो गया, तो 13m। और इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में हम बात कर रहे हैं, तो हो जाएगा cos 30 डिग्री, तो √3/2 प्लस इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में, तो ये mv2 हो जाएगा, और cos 45 डिग्री तो 1/√2 हो जाएगा, यही वाला है। ठीक है, तो देखो m से m कैंसिल हो गया, और चलो अब डील करना स्टार्ट करते हैं। तो इससे कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 5√3, तो ये हो जाएगा 5√3, और ये वाला हो जाएगा 5√2, और ये वाला कितना हो जाएगा, इसको इधर कर देते हैं तो हो जाएगा माइनस, ये हो गया 6.5 एक तरह से, तो 6.5√3 × √2 = V2। समझ में आ रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको डील करिए। तो देखो √3 कॉमन कर लो, तो √3 कॉमन कर लोगे यहाँ से तो हो जाएगा कितना, -1.5, इसको होगा ना √3, ठीक है, प्लस 5√2, कोई दिक्कत, इससे तो इतना हो गया, ये हो गया 5√2 × √2 = V2। तो यहाँ से इसको डील करोगे तो जाएगा -1.5√6 प्लस 5 = V2। तो V2 का वैल्यू कितना हो गया, 5 माइनस, और ये वाला √6 होता है 2.45, तो 2.45 है तो उसको हम जान करके 2.5 कर दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया 1.5, तो ये हो गया 125, 25, 5, 7, 3, तो ये कितना हो गया 3.7, कुछ गड़बड़ है क्या, 1.5 है, ये 2.45 है, √6 हो ना गया। हाँ अच्छा, ये वाला है वही तो 10। ठीक है, देखो गड़बड़ कैसे पता चला, क्योंकि आना है तो हर हालत में इसी दोनों ऑप्शन में, और उससे कम आ रहा है तो इसका मतलब वो पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ पर कितना हो चुका है 10 नियरली। ठीक है, तो नियरली जो है वो बराबर हो गया कितना, इतना,
9 में से 3 गया तो हो गया 6, तो 6.25 के आसपास, तो 6.25 के आसपास ये है, तो ये वाला हो गया। समझ में आया क्या हुआ? एक मेथड क्या था कि जैसे कि इधर हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन किए तो इसमें क्या हो जाता कि ये वाला भी वेरिएबल रहता, तो एक इक्वेशन लिखा जाता, वो सोल्व नहीं होता, फिर इधर वाला लिखते तो दूसरा इक्वेशन आता, फिर 2 इक्वेशन लीजिए, फिर दोनों को सोल्व करिए, डाटा निकाल के पुट करिए, वो लेंदी कर देता। ठीक है, इसमें क्या होगा, थोड़ा दिमाग ज़्यादा चलेगा लेकिन टाइम कम लेगा। ठीक है, तो आई होप ये बेस्ट ऑप्शन है। ठीक, चलो अब IIT एडवांस का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, दिया हुआ है कि ए पार्टिकल इज मूव्ड अलोंग ए पाथ AB BC CD DE EF FA एज शोन इन फिगर इन द प्रेजेंस ऑफ फोर्स F वेक्टर इक्वल टू अल्फा बाई आई कैप प्लस 2 अल्फा एक्स जे कैप। एक्स बाई है जो कि मीटर में है दिया हुआ, अल्फा का वैल्यू कांस्टेंट है जो इतना है। ठीक है, करा द वर्क डन बाई द पार्टिकल, द वर्क डन ऑन द पार्टिकल बाई दिस फोर्स F वेक्टर विल बी। इस फोर्स के द्वारा पार्टिकल अगर इस पर चलेगा इस पाथ पर तो कितना वर्क होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो वर्क, ये क्लोज लूप ना है जी, तो क्लोज लूप के लिए तो वर्क देखने के लिए हम लोग सबसे पहले ये पता करेंगे कि फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। तो कैसे पता चलेगा ये कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है? तो एक्स कंपोनेंट को पार्शली डिफ्रेंशिएट करो बाई से तो आ जाएगा अल्फा, और बाई कंपोनेंट को पार्शली डिफ्रेंशिएट करो एक्स से तो आ जाएगा 2 अल्फा। ठीक है, तो एक्स कंपोनेंट को किए, एक्स कंपोनेंट को पार्शली डिफ्रेंशिएट करोगे बाई से तो आ जाएगा अल्फा, और बाई कंपोनेंट को पार्शली डिफ्रेंशिएट करोगे एक्स से तो आ जाएगा कितना, 2 अल्फा। इसका मतलब क्या है कि दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया कि फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है। अगर फोर्स कंजर्वेटिव होता था डायरेक्ट बोलते कि वर्क 0 है, लेकिन यहाँ से क्या पता चल गया कि फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है इसलिए वर्क 0 नहीं होगा। ठीक है, अब कितना होगा, तो फोर्स चूंकि वेरिएबल है तो वर्क कैसे निकलेगा, तो वर्क निकलेगा इंटीग्रेशन F वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ठीक है, तो इसमें कहने का अर्थ क्या है कि F वेक्टर डॉट dr देखो तो F का वैल्यू तुम कितना पुट कर दोगे, अल्फा बाई आई कैप प्लस 2 अल्फा एक्स जे कैप F वेक्टर डॉट dr वेक्टर, तो dx आई कैप प्लस d बाई जे कैप। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो गया, इसको देखोगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा बाई dx प्लस 2 अल्फा एक्स डी बाई, यही वाला हो जाएगा। ठीक है, और इसमें अगर तुम देखोगे तो अल्फा का वैल्यू डायरेक्ट 1 पुट कर देते हैं हम लोग, तो 1 पुट कर देंगे तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बताओ तो, माइनस यहाँ पर हो जाएगा, माइनस यहाँ हो जाएगा, तो माइनस को बाहर कर लेंगे, जैसे ही माइनस को बाहर करेंगे तो ये बच जाएगा बाई dx, और ये वाला कितना हो जाएगा 2x डी बाई। मतलब इसी को अगर हम इंटीग्रेट कर दे इस पाथ पर तो हमको वर्क कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे छोटू कि इसको तो हर हालत में आपको करना पड़ेगा, कैसे, तो इस दोनों इंटीग्रेशन को खोलना पड़ेगा, तो दोनों इंटीग्रेशन को खोलोगे तो ये हो जाएगा बाई dx प्लस इंटीग्रेशन 2x, तो 2x को हम 2 इधर कर देते हैं। ठीक है, डी बाई, इसी को एक तरह से क्या कर देना, इंटीग्रेट कर देना x डी बाई। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो अगर तुम इस पाथ पर देखो, इस पाथ पर, तो इस पाथ पर तुम देखोगे तो बाई कांस्टेंट है और x बदल रहा है, तो अब ए बी पाथ के लिए करते हैं। ठीक है, वर्क डन इन पाथ ए बी, तो ए बी पाथ के लिए अगर तुम करोगे तो इसको तुम देखो यहाँ पर से, तो क्या हो जाएगा कि जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो बाई कांस्टेंट है कितना 1, तो ये बाहर हो जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, कहाँ से कहाँ तक, तो x का वैल्यू 0 से 1 तक। इसको कर लेना तुम, ऐसे पहला बार हम करके बता दे रहे। ठीक है, उसके बाद मन में ही करते जाएंगे और लिखते जाएंगे। तो वर्क डन ए बी प्रोसेस में तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, माइनस इंटीग्रेशन ए बी, तो ए बी में क्या हो जाएगा देखो तो 0 से 1 हो जाएगा x का वैल्यू। ठीक है, और बाई का वैल्यू हो गया 1 dx इतना, प्लस इंटीग्रेशन, अब यहाँ पर देखना जी, ये वाला जो होगा इसको तो डायरेक्ट लिखा या जा सकता है कि इस केस में बाई तो वेरी कर ही नहीं रहा है, तो बाई अगर इसमें वेरी नहीं कर रहा है इसका मतलब बाई कांस्टेंट है, तो ये 0 है, ये 0 है, तो ये पूरा 0 है, तो ये वाला हो गया 0। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो गया, 1 तो बाहर हो गया, dx का हो गया x। ठीक है, तो x हो गया 1 0, तो वहाँ से 1 आ जाएगा, तो कहने का सेंस क्या है कि इसमें वैल्यू कितना आ गया, -1 आ गया। ठीक है, ए बी में अब अगर वर्क
का बात करना है हमको, किस में, BC में। तो BC में वर्क कैसे करेंगे, तो माइनस, ठीक है, माइनस हो गया। और BC में तुम देखोगे तो क्या है कि x कांस्टेंट है, तो x कांस्टेंट है तो ये वाला टर्म तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा, प्लस, और इस टर्म में तुम अगर देखोगे तो 2 तो यहाँ पे है, ठीक है, और x, तो x का वैल्यू यहाँ पर कितना है, तो x का वैल्यू तो यहाँ पर 1 है, तो 1 चल जाएगा बाहर, तो बचेगा dy, और dy जो बचेगा तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बाई, कहाँ से कहाँ तक, तो बाई हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो फाइनल हो गया 0.5 और ये वाला हो गया 1, तो वो घटेगा तो कितना हो जाएगा 0.5 माइनस 1, चलो ऐसे लिख देते हैं अभी तत्काल। तो ये वाला कितना हो गया देख लो, तो ये हो गया माइनस 0.5, तो ये वाला 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया माइनस 1, तो यहाँ पर से हो गया +1, तो इसमें वर्क डन हो गया +1 इस प्रोसेस में, ठीक है। चलो अब इसी ढंग से इसमें करते हैं, तो वर्क डन किस में, CD पोर्शन में। तो CD पोर्शन में अगर तुम वर्क करोगे तो क्या हो जाएगा कि फिर से इसी प्रोसेस को लेकर करके चलो तुम, तो CD प्रोसेस में करोगे तो बाई कांस्टेंट है जिसका 0.5 है तो ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और dx है तो dx का वैल्यू हो गया यहाँ से यहाँ तक गया, तो यहाँ से यहाँ पर गया तो ये हो गया फाइनल, ये क्या हो गया इनिशियल, तो dx का x होगा ना जी, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो बाई का वैल्यू जो बाहर निकला है वो हो गया 0.5 इंटू फाइनल माइनस इनिशियल, तो करोगे तो आ जाएगा यहाँ पर माइनस 0.5 प्लस, और इसको करोगे तो इसमें तो क्या है कि बाई बदल नहीं रहा है तो डी बाई 0 होगा, ये 0 होगा तो ये पूरा टर्म 0 होगा, तो ये वाला हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया देखो, ये हो गया माइनस 0.25, माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस 0.25 हो गया, ठीक है। फिर वर्क डन तुम निकालोगे किस में, CD में हो गया DE में, तो DE में वर्क डन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, DE में निकालोगे तो x कांस्टेंट है और बाई है जो कि बदल रहा है, तो x कांस्टेंट है तो ये टर्म तो 0 हो गया और बाई बदल रहा है, ठीक है। तो x कांस्टेंट कितना है, x कांस्टेंट है 0.5, तो x बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 2 इंटू 0.5, ठीक है, और डी बाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा बाई, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो ये फाइनल हो गया और ये इनिशियल हो गया, तो फाइनल बाई 0 हो गया और ये इतना है तो ये वाला हो जाएगा माइनस 0.5, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा देखो, तो ये हो गया 25 दूनी 50 माइनस में, तो ये हो गया माइनस में, अच्छा ये हाँ ठीक है, ये माइनस था प्लस हो गया था, तो यहाँ पर हो गया कितना माइनस 0.5 हो गया, यहाँ से आ गया तो ये हो गया प्लस 0.5, ठीक है। चलो अब वर्कडन जो हम लोग देख रहे हैं वो किस में देखेंगे, डी से ई तो देख लिए, ई से एफ देखेंगे। तो ये हो गया, ये हम जो आपको बता रहे हैं ना ये जनरल फॉर्मेट बता रहे हैं, ठीक है। फिर इसको बताएंगे कि 20 सेकंड में बन जाएगा, बुक वगैरह में भी ऐसे ही देता है या जनरली बच्चा ऐसे ही बनाता है, ठीक है। तो वर्कडन हम लोग देखेंगे ई से एफ में, तो ई से एफ में देखिएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या है बाई 0 है, बाई क्या है 0 है, और तो बाई 0 है तो ये 0 जब हो जाएगा परमानेंटली 0 है ये वाला, तो ये परमानेंटली 0 है तो ये टर्म 0 हो जाएगा प्लस, और इसमें देखोगे तो क्या है कि बाई परमानेंटली 0 तो है ही और बाई कांस्टेंट भी है, तो अगर बाई कांस्टेंट है तो ये वाला 0 होगा तो ये भी टर्म 0 हो जाएगा, तो कहने का अर्थ क्या है कि ये 0 हो गया। चलो वर्कडन अब देखते हैं किसमें, F2A में, तो F2A में वर्कडन देखेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, F2A में देखोगे तो इसमें क्या है x परमानेंटली 0 है, तो x परमानेंटली 0 है तो ये टर्म तो 0 हो गया, और इसमें देखोगे तो x परमानेंटली 0 और x कांस्टेंट भी है, तो x कांस्टेंट है तो ये वाला चेंज नहीं होगा तो ये भी 0 हो गया, तो ये भी 0 प्लस 0 कितना आ गया 0, तो W टोटल किसके बराबर होगा, तो सबको जोड़ दोगे तुम, सबको जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा देखो -1 1 खत्म हो गया, तो इसी को जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 0.75 जूल, चूंकि सब ऐसा यूनिट में है तो इतना हो गया। तो टोटल वर्क डन ऐसे कैलकुलेट होगा, ठीक है। अब तुम देख रहे होगे कि इसको करने में कम से कम 3 मिनट के आसपास टाइम लग जाएगा, 3 मिनट 4 मिनट 4 मिनट के आसपास टाइम लग जाएगा, ठीक है। लेकिन जनरल वे में ऐसे ही किया जाता है, क्वेश्चन बैंक वगैरह में भी आपको ऐसे ही देता है, ठीक है। अच्छा इसका एक शॉर्ट फॉर्मेट में तुम ऐसे कर सकते थे, समझना बड़ा आसान रहेगा, मेथड 2, ठीक है। इसको कोई ऐसे कर सकता है ना एकदम तुरंत कर लेगा, कैसे कि वर्कडन निकालेगा तो वो पहुंचेगा यहाँ पर,
ठीक है। और जब यहाँ पर पहुँचेगा तो यहाँ पहुँचेगा वो। अब ये वाला क्या है देखो तो W जो है वो हो गया माइनस, और इसको देखो तो ये हो गया बाई डी एक्स, और बाई डी एक्स तो इस ग्राफ का एरिया है। बाई डी एक्स जो है इंटीग्रेशन वो पूरे ग्राफ का एरिया है। तो पूरे ग्राफ का एरिया अगर करना रहेगा तो तुम ऐसे कर लोगे ये वाला, और चूंकि क्लॉक वाइज है तो क्लॉक वाइज तो तुम पॉजिटिव लोगे, तो क्लॉक वाइज पॉजिटिव लोगे तो इसका एरिया कितना हो जाएगा देखो। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसका कैलकुलेट पहले कर लेते हैं, या ऐसे करते हैं इस पूरे में से इसको हटा दो तो इतना निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 1 1। ठीक है, तो कितना हो गया 1 हो गया टोटल, उसमें से इसको घटाओ तो ये हो गया 0.5, ये हो गया 0.5, तो ये हो गया 0.25। इतना वर्क डन पॉजिटिव साइन के साथ, चूंकि बाई डी एक्स में जब क्लॉक वाइज रहेगा तो पॉजिटिव में लेंगे एरिया को, तो यहाँ पर क्या हो गया कि पॉजिटिव के साथ इतना हो गया। ये तुम समझ रहे होगे। ठीक है, अब इसको तुम देखो तो इसको देखोगे तो लिखोगे +2 और एक्स डी बाई भी एरिया है जिसमें परपेंडिकुलर डाला गया है बाई एक्सिस पर। बाई डी एक्स में परपेंडिकुलर डाला आता है एक्स एक्सिस पर, अगर खुला हुआ रहता है तो क्लोज है तो पूरा एरिया निकाल लेंगे, और क्लॉक वाइज रहेगा तो पॉजिटिव डालेंगे, एंटी क्लॉक वाइज रहेगा तो नेगेटिव डालेंगे। तो बाई डी एक्स में चूंकि क्लॉक वाइज है तो पॉजिटिव एरिया लिए हैं। ठीक है, और 2 लिख दिए ये वाला एक्स डी बाई। तो एक्स डी बाई को अगर तुम देखोगे तो ये वाला क्या हो गया कि एक्स डी बाई भी एक तरह से एरिया ही है। बाई डी एक्स और एक्स बाई, बाई डी एक्स और एक्स डी बाई दोनों एरिया ही होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बस बाई डी एक्स में परपेंडिकुलर एक्स पर जाता है, एक्स डी बाई में परपेंडिकुलर बाई पर जाता है। और अगर क्लोज रहता है तो क्या होता है कि बाई डी एक्स क्लॉक वाइज पॉजिटिव होता है और एक्स डी बाई क्या होगा क्लॉक वाइज नेगेटिव होगा। तो ये भी एक तरह से क्या है एरिया ही है इसी लूप का। ठीक है, लेकिन साइन उल्टा होगा। तो कहने का अर्थ क्या हो गया कि माइनस और इतना ही एरिया। ठीक है, तो चलो डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, तो 2 हो गया, और एरिया जो लिख रहे हैं तो चूंकि एक्स डी बाई में क्लॉक वाइज है तो एक्स डी बाई में क्लॉक वाइज में निगेटिव हो जाता है। तो निगेटिव अगर देखोगे तुम तो माइनस लिख दिया, इसका मैग्नीट्यूड लिख दो तो ये हो गया 0.75। ठीक है, यही वाला। तो यहाँ से तुम देख लेना, ये हो गया 0.75, ये 2 × 0.75 हो गया माइनस में, तो यहाँ से हो गया -0.75, तो ये हो जाएगा +0.75। तो यही वाला हो जाएगा। तो इसको डाटा पुट करना था तो +0.75 हो गया। तो हम लोग क्या समझे, देखो ये टर्म पूरा इतना जो तुम लिखे हो ना इससे पूरे बच जाओगे अगर तुम इसको फिल कर लोगे तो। ठीक है, तो एक बार फिर से बोलते कुछ है नहीं, फोर्स वेरिएबल है और क्लोज लूप है। तो सबसे पहले पता चले करेंगे कि फोर्स कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव। तो एक्स कंपोनेंट को बाई से पार्शियली डिफरेंशिएट करिएगा, बाई कंपोनेंट को एक्स से पार्शियली डिफरेंशिएट करिएगा। देखिएगा इक्वल नहीं हो, डायरेक्ट दिख जाता है, इसका मतलब नॉन कंजर्वेटिव है। नॉन कंजर्वेटिव है इसका मतलब क्या हो गया कि हमको पाथ वाइज चलना है। तो जब पाथ वाइज चलिएगा तो इंटीग्रेट करिएगा, चूंकि वेरिएबल है तो इंटीग्रेट किए हैं, तो इंटीग्रेट करने के बाद आपको यहाँ पर आ गया, मतलब ऐसा आ गया। ठीक है, अब हर पाथ का देख देख के करिए जो जनरल मेथड होता है। तो देखिए इतना करना पड़ेगा आपको, 6-7 बार लिखना पड़ा ना। और अगर जो फीलिंग है आपको तो इंटीग्रेशन बाई डी एक्स क्या है एरिया है। ठीक है, जिसमें क्लॉक वाइज पॉजिटिव होगा, और एक्स डी बाई भी एरिया है जिसमें क्लॉक वाइज निगेटिव होगा। तो क्या करेंगे कि कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हाँ अगर खुला हुआ रहता तो ये खुला हुआ नहीं है, अगर खुला हुआ रहता तो बाई डी एक्स में परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर डाला जाता है और एक्स डी बाई में परपेंडिकुलर बाई पर डाला जाता है और एरिया कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर आप ये समझ जा रहे हैं ना तो फिर क्या है कि इतना पूरा लिखने से बच जाइएगा, डायरेक्ट लिख दीजिएगा। समझ आ रहा है? तो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ये शॉर्ट मेथड बताएं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है कि ए स्मॉल पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इनसाइड ए हैवी hollow and straight tube along the tube axis undergoes elastic collision at 2 ends। एक छोटा सा पार्टिकल है जो कि ये मूव कर रहा है इसके अंदर में। ठीक है, और ये जो ट्यूब है ना वो बहुत हैवी है। हैवी का मतलब क्या हुआ, इसके रिस्पेक्ट में हैवी होगा, मतलब वो उसका मूवमेंट नहीं है किसका ट्यूब का।
और दोनों एंड पर कोलिजन हो रहा है, ये वो बोल रहा है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि द ट्यूब हैज नो फ्रिक्शन एंड इट इज क्लोज्ड एट वन एंड बाय ए फ्लैट सरफेस व्हाइल द अदर एंड इज फिटेड विथ मूवेबल फ्लैट पिस्टन एज शोन इन फिगर। मतलब फिगर में ये बता रहा है कि दोनों एंड बंद है और ये वाला तो फिक्स्ड है और ये पिस्टन है जो मूव करता है। दिया है कि व्हेन द डिस्टेंस ऑफ द पिस्टन फ्रॉम क्लोज्ड एंड इज L इक्वल टू L नॉट, मतलब इस पिस्टन का क्लोज एंड से जो दूरी है वो L इक्वल टू L नॉट है, ठीक है। शुरुआत में द पार्टिकल स्पीड इज V इक्वल टू V नॉट, तो उस केस में जब इससे इसका दूरी L का वैल्यू L नॉट के बराबर है तो V का वैल्यू V नॉट के बराबर है, ठीक है। ये बोला है वो क्वेश्चन में। फिर बोला द पिस्टन इज मूव्ड इनवर्ड एट ए वेरी स्लो स्पीड V। ये जो है, चलो मैं इससे लिख देते हैं, ये L इक्वल टू L नॉट था, ये V इक्वल टू V नॉट हो गया, और ये जो है वो V स्पीड से बहुत स्लो है स्पीड, ठीक है, चल रहा है सच दैट V वेरी वेरी लेस देन DL बाई L V नॉट। अच्छा ये इसका स्पीड बहुत कम है, ठीक है, तो किसके रिस्पेक्ट में कम होगा, तो इसके रिस्पेक्ट में कम होगा। अरे कभी भी बोलता है कि किसी के पास पैसा कम है, इसका मतलब क्या हो गया कि किसी के रिस्पेक्ट में बोल रहा होगा। तो बोल रहा है कि इसका स्पीड बहुत कम है, तो किसके रिस्पेक्ट में, तो इसके रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। तो उसी को मैथमेटिकल फॉर्म में दिया है, ठीक है। फिर बोल कह रहा है कि वेयर द DL इज द इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन। DL जो है मतलब इसको मूव कराया जा रहा है, तो ये जो है ना बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट है DL, बहुत ज़्यादा छोटा, ठीक है। मतलब एक तरह से इसमें कितना टाइम लग गया था, DT टाइम लग गया बहुत कम। तो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है, इसमें से कौन स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि आफ्टर ईच कोलिजन विद द पिस्टन द पार्टिकल स्पीड इंक्रीजेज बाई 2v। अच्छा देखते हैं क्या होता है। इफ द पिस्टन मूव्स इनवर्ड बाई DL द पार्टिकल स्पीड इंक्रीजेज बाई दिस, ठीक है, और द पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज बाई ए फैक्टर ऑफ 4 व्हेन द पिस्टन इज मूव्ड इनवर्ड फ्रॉम L नॉट टू L नॉट बाई 2। तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स दिया है, तो अगर स्पीड हम 2 टाइम्स दिखा दे तो हो सकता है। चलिए देखते हैं। फिर बोल क्या रहा है, स्पीड के बारे में क्यों बात करेंगे, क्योंकि हमको स्पीड के बारे में डाटा दिया हुआ है। द रेट एट विच द पार्टिकल स्ट्राइक्स द पिस्टन इज V बाई L। द रेट स्ट्राइक्स द पार्टिकल मैंने DN बाई DT, मतलब 1 सेकेंड में कितना बार टकराएगा, मैंने फ्रीक्वेंसी का ही बात किया है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मैंने कॉलिजन के फ्रीक्वेंसी का बात किया। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है कि करा ईच कॉलिजन में कितना स्पीड बढ़ेगा, तो ये चल रहा है V नॉट से और ये चल रहा है V से, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो हो गया वो तो बराबर हो जाएगा किसके, तो V नॉट प्लस V के। और टकराने के बाद क्या है कि ये बहुत हैवी है, इसके स्पीड में चेंज नहीं हो रहा है, तो ये वाला जो पिस्टन जो है इस डायरेक्शन में चल रहा है V से, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इतना है तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन भी उतना ही होना चाहिए। तो ये V से चल रहा है तो इसका मजबूरी है कि V प्लस 2V से चलेगा, तभी तो सेपरेशन है जो कि उतना से हो पाएगा। समझ में आया क्या बोले, अप्रोच है V नॉट प्लस V और सेपरेशन भी होना चाहिए कितना से, तो V नॉट प्लस V से ही होना चाहिए। तो ये चल रहा है V से, तो ये चलेगा V नॉट प्लस 2V से, तब ना सेपरेशन होगा। लिख के नहीं बनाओ, डायरेक्ट ऊपर से फिजिकली सोच के बनाओ। तो कहने का सेंस क्या है कि पिस्टन का वेलोसिटी कितना था V नॉट, और टकराने के बाद वेलोसिटी कितना हो गया है V नॉट प्लस 2V, मैंने 2V से चेंज हुआ, तो ये बोल रहा है कि 2V से इंक्रीज करेगा, ये बात सच है, तो ये सही हो गया। फिर बोल क्या रहा है कि इफ दी पिस्टन मूव्स इनवर्ड by DL the particle speed increases by 2v DL by L। मैंने बोल रहा है कि अगर ये DL से मूव करेगा तो का जो स्पीड है वो इतना से बदलेगा। तो इसको हम लोग कैसे सोचेंगे, मतलब कॉमन चीज है कि ये DL से मूव करेगा तो कितना टाइम लेगा वो, तो DL से मूव करेगा तो टाइम कितना लेगा वो, तो DT टाइम लेगा, तो ये बराबर हो जाएगा DL बाई V के। तो इतना देर में ये वाला बॉल उससे कितना बार टकराता है, जितना बार टकराएगा हर बार 2v स्पीड उसका बढ़ेगा, तो उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। एक बार बस ये पता चल जाए कि कितना बार कोलिजन हुआ, जितना बार कोलिजन होगा अगर DT टाइम इंटरवल में, उसको क्या करेंगे कि 2v से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल चेंज कितना होगा वेलोसिटी में ये पता चल जाएगा।
तो अच्छा एक बार देखना, ये वाला देखो ये dl से चला है तो अभी भी मानेंगे कि लेंथ कितना है, l के ही बराबर है। ये बात समझ में आ रहा है ना कि पहले l था फिर dl से चला, मगर फिर भी लेंथ तो रहेगा l ही, ये नहीं कि l माइनस dl, वो l ही रहेगा। ठीक है, ये कैलकुलस का यही रूल ही है। तो कहने का सेंस क्या है कि हम लोग नंबर ऑफ कोलिजन निकालेंगे। तो देखो तो ये इससे टकराएगा तो डिस्टेंस कितना चलेगा, ये कि यहाँ पर था तो चलेगा तो L और फिर L 2L हो गया। ठीक है, या यहाँ पर रहेगा तो L और L 2L, तो इसका मतलब 2L डिस्टेंस चलता है एक कोलिजन के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर से क्या करेंगे कि 2L बाई भी इतना टाइम में एक कोलिजन होता है, तो 1 टाइम में कितना कोलिजन हो जाएगा, तो इतना कोलिजन हो जाएगा। ठीक है, तो इतना टाइम में कितना कोलिजन हो जाएगा, तो कितना कोलिजन हो जाएगा, तो v बाई 2L इंटू dt, इतना कोलिजन हो जाएगा। ठीक है, तो dt टाइम में ये वाला जो है इस पिस्टन से उतना बार टकराएगा, और जब उतना बार टकराएगा तो वेलोसिटी कितना से चेंज होगा, तो हर कोलिजन में इतना से चेंज होता है। ठीक है, तो डेल्टा v किसके बराबर हो जाएगा, या dv किसके बराबर हो जाएगा बताओ तो एक कोलिजन में 2v से चेंज होता है। ठीक है, तो ठीक है, एक कोलिजन में 2v से चेंज होता है, तो इतना कोलिजन में कितना चेंज होगा, तो इतना से चेंज होगा। यह बात तुम समझ में आ रहा होगा तुमको। ठीक है, अब यहां पर से क्या करो कि dt का डाटा पुट कर दो यहां से, तो dt का डाटा पुट कर दोगे तो dv का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2v v बाई 2L, और dt का वैल्यू हो जाएगा dl बाई v। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो dv का वैल्यू आ गया dl बाई l v। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये dl चलेगा तो वेलोसिटी इतना से चेंज होगा, ना कि इतना से। तो इसका मतलब ये वाला गलत है। समझ में आ रहा होगा, चलो ना बाद में एक बार और समझा देंगे। अब बोल रहा है कि स्पीड के बारे में बताइए। अच्छा इसको देख लेते हैं, क्योंकि ये तो बोल रहा है कि द रेट एट विच द पार्टिकल स्ट्राइक्स, इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहा है। ये किसके बारे में बात कर रहा है, फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो एक चीज समझना जी, एक बार टकराने का टाइम कितना है, सिंगल कोलिजन का टाइम इंटरवल कितना है बताओ तो 2L बाई v है। एक कोलिजन में इतना का इंटरवल है, तो एक कोलिजन में जितना का इंटरवल होगा एक तरह से यही वाला टाइम पीरियड है। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ये हो गया टाइम पीरियड। और तुमसे पूछ रहा है क्या कि dn बाई dt, मैंने एक सेकेंड में कितना बार टकराएगा, मैंने फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। तो ये समझ में आ गया होगा कि dn बाई dt जो होगा ना वो 1 बाई t के बराबर होगा, मतलब v बाई 2L के बराबर होगा। तो देखिए तो v बाई 2L के बराबर है, तो ये v बाई 2L के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। ठीक है, फिर बोल रहा है कि द पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज बाई ए फैक्टर ऑफ 4 व्हेन द, मैंने काइनेटिक एनर्जी बोला तो पहले हम लोग स्पीड निकाल ले, और यहाँ पर तो क्या है कि हर कोलिजन के बाद इसका वेलोसिटी बदलता है। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर वेरिएबल है, वेरिएबल जैसे ही है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो यहीं से हम लोग प्रोसीड कर जाएंगे। तो इसको इधर फेंक दीजिएगा, तो dv बाई v ये बराबर हो जाएगा किसके, dl बाई l के। अच्छा एक चीज समझना, अभी तक हम लोग मैग्नीट्यूड वाइज डील कर रहे थे, जैसे ही इंटीग्रेशन जाता है तो मैग्नीट्यूड तो लिखते ही हैं, साथ ही साथ साइन के बारे में भी सोच लेते हैं। ये कॉमन प्रोसेस है किसी भी क्वेश्चन के लिए कि मैग्नीट्यूड वाइज तुम चलो, लेकिन जब इंटीग्रेशन में एंट्री करना हो ना तो साइन को देख लेना कि साइन सही है या नहीं है। ये कॉमन चीज है, यहाँ गलत होने का सवाल ही नहीं है। तो यहाँ के देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये चलेगा तो l घटेगा और इसका भी बढ़ रहा है, इसका मतलब नेचर उल्टा है। तो ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस के साथ होगा ये वाला। ठीक है, और उसी को क्या करिएगा, अब इंटीग्रेट कर दीजिएगा। तो L का जगह पर L नोट था तो V का वैल्यू कितना था, V नोट था, तो L के जगह पर L नोट बाई 2 हो जाएगा। तो V के बारे में बात कर रहा है कि कितना होगा। ठीक है, V अगर हम कैलकुलेट कर लिए तो काइनेटिक एनर्जी तक हम लोग पहुंच सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा देखो तो कि माइनस ln v, देखो लिख देते हैं माइनस ln v
एल एन भी में इसको पुट करेंगे तो हो जाएगा एल एन भी माइनस एल एन भी नॉट, तो हो जाएगा भी बाई भी नॉट। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा किसका, एल एन एल, और फिर उसमें पुट करोगे क्या, दिस माइनस दिस, तो ये रेशियो लोगे तो कहने का सेंस हो जाएगा एल एन 1/2। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया कि इसको इधर कर दो तो हो जाएगा भी नोट बाई भी, पावर जाएगा तो भी नोट बाई भी, और लॉग वाला खत्म हो जाएगा एक्सपोनेंशियल होकर करके। ठीक है, एक तरफ जा करके तो हो गया भी नोट बाई भी इक्वल टू हाफ, तो v का वैल्यू आ गया कितना, 2v नोट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब ये l से l नोट हुआ तो वेलोसिटी डबल हुआ, वेलोसिटी डबल हुआ, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स होगा, मैच कर गया, इसका मतलब ये वाला सही हो गया। ठीक है, तो यही कहानी है। देखो एक बार फिर से समझाते, कुछ है नहीं, बोल रहा है कि ईच कोलिजन में कितना वेलोसिटी स्पीड इसका बढ़ेगा। ठीक है, तो अप्रोच कितना था, तब v नोट प्लस v था अप्रोच, तो सेपरेशन भी v नोट प्लस v होगा, और इसमें नहीं बदला है, इसका स्पीड नहीं बदला। तो अगर ये v है तो ये वाला हर हालत में v नोट प्लस 2v होगा, तभी ना होगा जी। अब अगर बच्चा टाइप का बनाना है, तो बच्चा टाइप का बनाना है तो तुम ऐसे करो कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है, तो v नोट प्लस v, तो ये बराबर होगा किसके, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के, तो इसका मान लो v डैश मान लो, तो सेपरेशन कितना हो जाएगा, v डैश प्लस माइनस भी, इस टाइप से हो जाएगा, तो हो जाएगा भी नॉट प्लस 2v इक्वल टू भी डैश। लेकिन ऐसा नहीं, अगर एडवांस के लिए आप कर रहे हैं तो उतना ऐसा करिएगा तो बेवकूफ़ी है। ठीक है, वो दिमाग में ही चलना चाहिए, पेन भी नहीं उठना चाहिए, तो डायरेक्ट पता चलना चाहिए कि यहाँ पर से भी नॉट प्लस भी है और ये भी से जा रहा है, तो इसका मतलब भी नॉट प्लस 2v से जा रहा है, इसका मतलब 2v से बढ़ जा रहा है, तो डायरेक्ट पता चल जाता है, उस पर पेनों नहीं चलाना रहेगा। अब बोल रहा है कि द पिस्टन मूव्स इनवार्ड बाय डीएल, जब डीएल से पिस्टन है जो कि मूव करेगा, तो कह रहा है कि पार्टिकल का स्पीड कितना से बदलेगा, तो एक बार जब टकराता है तो इतना से बदलता है। तो हम ये पता कर ले कि वो डीएल टाइम, माने डीएल चलने में जितना टाइम लगा उतना बार में कितना बार टकरा रहा है, उतना टाइम इंटरवल में, उतना टाइम इंटरवल में जितना बार टकराएगा हर कोलिजन में इतना बढ़ेगा। तो इसका मतलब एक तरह से ये हो गया, क्वेश्चन ये बोल दिया एक तरह से कि अगर ये डीएल चलता है तो ये बताओ कितना बार टकराएगा, कितना बार टकराएगा कि इसके हिसाब से डील हो जाएगा। तो कितना बार टकराएगा, तो ये डीएल चलेगा तो उसको टाइम कितना लगेगा, तो डीएल अब स्पीड है उसका भी, तो इतना टाइम लगेगा उसको डीएल चलने में। तो हम ये पता कर लें कि उतना देर में ये कितना बार टकराएगा, तो इसको एक बार टकराने के लिए 2l दूरी ना चलना पड़ता। अब ये मत सोचना, बार बार बोल रहे हैं, ये मत सोचना कि l था फिर ये dl चला तब लेंथ कितना बचा l माइनस dl, ये कैलकुलस बोलता ही नहीं, कैलकुलस बोलता है कि x के बाद जो dx लिए ना तो वो ऐसा माना जाएगा कि पूरा x से परे, तो कैलकुलस ही बोलता है। ठीक है, तो कहने का सेंस क्या है कि इसमें आप ये कर दीजिएगा कि 2l/v टाइम लगता है इसको एक बार कोलाइड करने में, तो एक टाइम में इतना बार कोलाइड करेगा, तो dt टाइम में इतना बार कोलाइड करेगा, इतना बार कोलाइड किया, हर कोलिजन में वेलोसिटी 2v से बढ़ता है, इसका मतलब इतना से वेलोसिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, dt का डाटा यहाँ पुट कर दिए तो चला है। इसको एक ढंग से और किया जा सकता था कि इसको क्या करेगा कि कैलकुलेट करेगा तो टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लेगा, तो टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लिया तो डेल्टा टी टाइम इंटरवल में कितना बार कोलिजन होगा, कोई ऐसे भी कर सकता था, ये हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं। मतलब यूनिटरी अगर नहीं लगाता ना, स्मार्टली डील करता, तो कैसे करता, तो नंबर ऑफ कोलिजन कितना हो जाता है, यहाँ देखो लिख देते हैं, नंबर ऑफ कोलिजन कितना हो जाता है बताओ तो डेल्टा टी बाई टी, और डेल्टा तो डी टी बाई टी बराबर होगा किसके, तो डी टी के जगह पर पुट कर दीजिए, तो ये वाला हो गया डी एल बाई भी, और टी के जगह पर पुट कर दीजिए तो हो गया 2l/v, तो v यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो ये वाला हो गया नंबर ऑफ कोलिजन, उसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 2v से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2v कट जाएगा, तो v/l/dl, तो v/l/dl देखिए यही वाला आ जाता। तो जैसे करना करिए, और उसके बाद फिर क्या है कि ये वाला तो आप समझिए गए होंगे, इसको इधर फेंक कर करके इंटीग्रेट कर दिया गया, और आपको पूछ रहा है कितना बार टकराएगा, रेट ऑफ कोलिजन माने dn/dt, मतलब 1 सेकेंड में कितना बार टकराएगा, फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो फ्रीक्वेंसी पूछा, टाइम पीरियड आपको मालूम है, फ्रीक्वेंसी कर दीजिएगा। ठीक है, तो ऐसा बहुत कुछ था नहीं इसमें, आप देख सकते हैं।